नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ में। तो बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रहा था आपका, उसी को लेकर ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। और आज के दिन देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट और लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी जो आपके क्वेश्चन बना रही है उसी पे आधारित सारे क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर से शुरू करेंगे, कल 50 तक हो चुके थे। 51 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रीन मैन्योर का, हरी खाद का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन लॉजिक से भी लग सकते हैं, हालांकि भी थोड़ा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से कोई ज़्यादा बड़े सवाल नहीं पूछेगा। ऐसा सवाल पूछेगा जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, आपको लगेगा मतलब वो कहीं पढ़े नहीं होंगे ज़्यादा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। कहाँ से पूछेगा भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में? ठीक है, ऐसा तो है नहीं बहुत ज़्यादा डीप में पूछने लगेगा पीसीएस की तरह, बड़े एग्जाम की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक क्वेश्चन नंबर 52, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सा प्राकृतिक कीटनाशक उपयोग किया जाता है? तो नीम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बदल दिया है, नीम एक्सट्रैक्ट यानी नीम अर्क प्राकृतिक कीट नियंत्रण में सहायक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सा सिद्धांत किसानों और पर्यावरण की देखभाल पर जोर देता है? तो केयर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केयर सिद्धांत पर्यावरण और किसानों की सुरक्षा करता है। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लगता होगा आपको ये क्वेश्चन कैसे हैं, लेकिन यही आपकी गलती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कीट नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जैविक नियंत्रण, या पर्यावरण के लिए काफ़ी सेफ माना जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सी विधि मिट्टी की संरचना में सुधारती है? तो कंपोस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कंपोस्टिंग हो जाएगा। अगला है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंपोस्टिंग हो गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत उपयोग किए जाने वाले जैव उर्वरक का उदाहरण क्या है? तो राइजोबियम, वही दलहनी फसलों के वगैरह बताए थे मैंने कल के वीडियो में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस प्रकार के पौधों की मिट्टी को नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, लेग्यूमिनस फसलें यानी दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी की पीएच संतुलित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लाइम का उपयोग यानी चूना मिट्टी की अम्लता को बढ़ा देता है, कम कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो चूना का। ठीक है, कई लोग जिप्सम लगा के आएंगे तो चूना और जिप्सम में बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो मित्रों ध्यान रखना, अम्लीयता से चूना संबंधित है और क्षारीयता से जिप्सम। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मल्चिंग से मिट्टी की नमी बनी रहती है। मित्रों, भारत सरकार द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो परंपरागत कृषि विकास योजना, बता चुका था। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सा पौधा मिट्टी के लिए लाभकारी होता है? तो लेग्यूमिनस क्रॉप होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेग्यूमिनस क्रॉप। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कीट नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशक का उपयोग किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स यानी जैविक कीटनाशक पौधों से बनते हैं। अगला है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्रों, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ भोजन। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। अगला है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सी तकनीक फसल उत्पादन में सुधार करती है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत किसका उपयोग निषिद्ध है? निषिद्ध किसका है? ऑप्शन नंबर बी, सिंथेटिक पेस्टिसाइड का उपयोग निषिद्ध है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी की जैविक क्रिया बढ़ाने वाला कारक क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर, बहुत सही। अगला है मित्रों, एक सेकेंड, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कौन सी फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, देखो क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है रिपीट बार बार, तो मित्रों ये आपके जहन में बस जाने चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी में कीटों को कंट्रोल करने के लिए किस पर भरोसा किया जाता है? बायोलॉजिकल प्रेडिक्टर, जो प्रेडेटर्स होते हैं यानी जैविक शिकारी कीटों को नियंत्रित करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत मिट्टी के पोषण के लिए क्या जरूरी है? तो जैविक खाद जरूरी है, जैविक खाद मिट्टी के पोषण में काफ़ी सहायक होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सी विधि मिट्टी की संरचना सुधारती है? तो कंपोस्टिंग से जैविक पदार्थ प्राप्त होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी की पीएच संतुलित करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो लाइम का होता है, चूना अम्लता को कम करता है, एक बार क्वेश्चन हो चुका है आपका। ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत खेती से कौन सी प्रक्रिया निषिद्ध है? 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंथेटिक पेस्टिसाइड स्प्रेइंग यानी रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग मना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रीन मैन्योर एंड कंपोस्टिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत कौन सा तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? तो बी नंबर, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक। अगला है,
ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सी फसल मिट्टी के लिए लाभकारी होती है? लेग्यूमिनस क्रॉप। अगला, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सा प्राकृतिक कीटनाशक अधिक उपयोग किया जाता है? नीम ऑयल का उपयोग किया जाता है, जो कि एक नेचुरल पेस्टिसाइड है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत मिट्टी की जल धारण क्षमता सुधारने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? मल्चिंग। कई क्वेश्चन में तो रिपीट हो जा रहे हैं, ठीक है, तो एक सेकंड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी के पोषण के लिए कौन सी प्रक्रिया? कंपोस्टिंग हो गया है। एक सेकंड मैं स्टॉप करके देख लेता हूँ। 111 नंबर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर एडिशन, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में उत्पादन सुधारने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती है? तो IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, ये भी हो चुका है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जल संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर बी, मल्चिंग के साथ ड्रिप इरीगेशन भी, ठीक है। तो मल्चिंग के साथ ड्रिप इरीगेशन हो सकता है, कभी मल्चिंग दे दे, कभी ड्रिप इरीगेशन दे दे, हो सकता है दोनों भी दे दे, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी की उर्वरता सुधारने के लिए किस प्रकार की खाद उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंपोस्ट एंड मैन्योर, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कीट नियंत्रण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मृदा जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो मल्चिंग, सबसे अच्छा उपाय है मल्चिंग। देख सकते हो मल्चिंग से कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैविक पदार्थ के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी होता है? तो क्रॉप रोटेशन एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। मित्रों, आप लोग देखना कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आंसर क्रॉप रोटेशन सही होगा, मल्चिंग सही होगा, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आपको आएंगे, तो आँख मिच के आपको दोनों ऑप्शन टिक कर देना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कीट नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल प्रेडेटर्स एंड बायोपेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। बायोपेस्टिसाइड का, केवल पेस्टिसाइड आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी की संरचना सुधारने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंपोस्टिंग एंड ग्रीन मैन्योर। अगला है, ये हो चुका है। तो मित्रों, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, तो आज वीडियो यहीं तक समाप्त रखता हूँ। अगले वीडियो में आपका सिलेबस कंटिन्यू आगे बढ़ेगा, ठीक है। और काफ़ी अच्छे तरीके से वीडियो को देखना और सब्सक्राइब करते रहना मित्रों, शेयर करते रहना, ताकि हमारा कुछ मनोबल बढ़ सके। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।